अब ये एक उत्तेजक खेल ही नहीं था, बल्कि ये हमारे लिए अत्यंत खतरनाक भी हो सकता था। हमने बड़ी बड़ी पतंगे, लगभग 7 या 8 फीट चौकोर वर्गाकार आकार की, तथा उसमें दोनों ओर को बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगाकर बनाई। हम इन्हें खादकर के समीप एक समतल जमीन पर रखते थे, जहां पर हवा का ऊपर की ओर तीव्र उछाल हुआ करता था। हम अपने कमर में लपेटी रस्सी के एक सिरे से और पोनी को बांध देते थे, और जितनी तेजी से हमारी पोनी दौड़ सके दौड़ते थे, जिससे पतंग हवा में उछलती फिर लगातार ऊपर और ऊपर एक खास ऊंचाई तक उठती ही जाती। तभी एक झटका लगता और सवार पोनी से उठकर हवा में लगभग 10 फीट उछल जाता और बाद में धीमे धीमे झूलता हुआ जमीन पर आ जाता। कुछ करीब अभागे कट भी जाते यदि वे अपने पैरों को रकाब से हटाना भूल गए होते। मैं घोड़ों पर कभी अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमेशा गिर पड़ता था। हवा में उड़ना खुशी देता था, आनंददायक था। मुझे यह बेवकूफी भरा साहसिक कार्य लगा। यदि मैं उठने के लिए समय में रस्सी को तेजी से झटका दूं और उतने में ही कोई चालाक याक मुझे कुछ ही सेकंडों में उड़ान में लंबा कर दे। एक अवसर पर मैंने बड़ी हिम्मत के साथ डोर को झटका दिया। साथ में हवा ने सहयोग किया, जिससे मैं एक किसान के घर की छत पर, जिस पर सर्दियों के जलने के लिए ईंधन रखा हुआ था, गिर गया। तिब्बती किसान समतल छतों, जिन पर मुंडेर बनी हो, वाले घरों में रहते थे। वे मुंडेर या कोवर, जिसे सुखाकर जलाया जाता है, को रोक कर रखती थी। ये विशिष्ट घर अधिक सामान्य पत्थर के बजाय कच्ची ईंटों का बना हुआ था। उसमें कोई चिमनी नहीं थी। धुएं को बाहर निकलने के लिए छत में एक गोल छेद बनाया गया था। मेरे इस प्रकार अचानक आकर गिर जाने और घिसटने से ईंधन अव्यवस्थित हुआ और दुर्भाग्यवश मैं गोल छेद में से नीचे जलने वाली आग में ईंधन सहित गिरकर झुलस गया। मैं अधिक विख्यात नहीं था। छेद में से नीचे गिरने पर गुस्से से भरी चीख के साथ मेरा स्वागत हुआ और धुनाई के साथ धूल झाड़ता हुआ मुझे पिताजी तक खींच कर लाया और मुझे सुधारने के लिए दवाई की दूसरी खुराक झिड़की दी गई। उस रात मैं औंधे मुंह पड़ा रहा। अगले दिन मुझे अस्तबल में होकर जाने का और याकोवर को इकट्ठा करने का अरुचिकर कार्य मिला, जिसे मुझे किसान के घर तक ले जाना पड़ा और छत पर डालना पड़ा। क्योंकि मैं 6 वर्ष का भी नहीं था, अतः यह वास्तव में बहुत कठोर कार्य था, परंतु मुझे छोड़कर हर व्यक्ति संतुष्ट था। दूसरे लड़के मेरे ऊपर हंसे। किसान को दुगना ईंधन मिल गया और पिताजी को ये दिखाने का अवसर मिल गया कि वे काफी सख्त और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। अगली रात मैं फिर औंधे मुंह लेटा रहा। यह सोचा जा सकता है कि ये काफी कठोर इलाज था, परंतु तिब्बत में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। लहासा समुद्र तल से 12,000 फीट ऊंचाई पर है, जिसमें तापमान में सर्वाधिक उतार चढ़ाव होते हैं। दूसरे जिले इससे भी अधिक ऊंचाई पर हैं। उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है और कमजोर व्यक्ति आसानी से कठिनाई में पड़ते रहते हैं। इस वजह से न कि किसी कठोर आशय से अधिक ऊंचे स्थानों पर ये परखने के लिए कि बच्चे इन अवस्थाओं में जिंदा रहने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर हैं अथवा नहीं, लोग अपने नवजात शिशुओं को बर्फ जैसी जमी धाराओं में डुबा कर रखते हैं। बहुत बार मैंने छोटे छोटे जलूसों के रूप में लोगों को इस तरह जलधारा के पास आते देखा है, जो समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। इसके किनारे पर ये जलूस ठहर जाता है और दादी बच्चे को अपने पास लेती है।
इसके परिवार के सदस्य, माता पिता और दूसरे नजदीकी संबंधी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे को नंगा किया जाता है और दादी छोटे बच्चे को इतना कि जिससे केवल सिर और मुंह ही हवा में बाहर रहे, पानी में डुबा देती है। इस कड़कड़ाती सर्दी में बच्चा लाल पड़ता है, फिर नीला पड़ जाता है और फिर वह विरोध में चीख चीख कर चुप हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह मर गया, परंतु दादी माँ को इस प्रकार के कई अनुभव हैं। अतः इस अवस्था में छोटे बच्चों को पानी के बाहर निकाला जाता है, सुखाया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं। यदि बच्चा जीवित बच जाता है तो वह अच्छी किस्म का माना जाता है, और यदि वह बच्चा मर गया तो यह माना जाता है कि उसे इस दुनिया की तमाम परेशानियों, मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। वास्तव में यह एकदम ठंडे देश के लिए दयालुतापूर्ण तरीका है। ये ज्यादा अच्छा है कि कुछ बच्चे मर जाएं, बजाय इसके कि वे बाद में लाइलाज बीमारियों से अपंग होकर देश में कम चिकित्सकीय सुविधाओं के चलते अभाव में यहाँ वहाँ घूमते फिरे। मेरे भाई की मृत्यु के बाद मेरा अधिक गहराई से अध्ययन करना आवश्यक हो गया, क्योंकि जब मैं 7 साल का होऊंगा तो ज्योतिषियों ने जो भी आगे का रास्ता बताया वह मुझे करना है। तिब्बत में याक खरीदने से लेकर किसी के पेशे का निर्धारण तक ज्योतिषियों के कहने पर होता है। अब मेरे 7वें जन्मदिन से ठीक पहले समय आ जा रहा था जब माँ एक बड़ी दावत देगी, जिसमें ऊंची श्रेणी के भद्र पुरुष ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सुनने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। माँ निश्चित रूप से मोटी थी, उनका चेहरा गोल और बाल काले थे। तिब्बती महिलाएं एक प्रकार की लकड़ी का ढांचा अपने सिर के चारों ओर पहनती हैं, जिसके ऊपर उनके बाल गहनों की तरह सजाए जाते हैं। ये फ्रेम काफी बड़े और खर्चीले होते हैं, जो ईटियां लाल रंग की लाख जिसमें कीमती पत्थर, नगीने, मूंगा, मानिक जड़े हो से सजाए जाते हैं। तिब्बती महिलाएं बहुत भड़कीले और सुंदर लाल, हरे और पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। अनेक उदाहरणों में झंगा का रंग होता है, जिसमें विरोध परंतु सामान्य जैशपूर्ण रंग की 36 पट्टियां होती हैं। बाएं कान में इयरिंग होती है, जिसका आकार पहनने वाले की श्रेष्ठता श्रेणी पर निर्भर करता है। अग्रणी परिवारों में से एक होने के कारण माताजी 6 इंच से भी अधिक लंबाई का इयरिंग पहनती थी। हमारा विश्वास है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए, परंतु घर चलाने में माँ उससे आगे निकल जाती थी और वह निर्विवाद रूप से एक तानाशाह और स्वेच्छाचारी थी, जो यह समझती थी कि उन्हें क्या चाहिए और हमेशा वह पा लेती थी।